नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जासूसी कहानियों की अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और मशहूर जासूस शेरलॉक होम्स की कहानियों को सुनते हैं, जिसके लेखक हैं सर आर्थर कॉनन डॉयल। सर आर्थर कॉनन डॉयल ने अपने इस प्रसिद्ध खोजी जासूस शेरलॉक होम्स के व्यक्तिगत जीवन पर कुछ नहीं लिखा था। फिर भी विभिन्न केसों के हल करते समय होम्स और डॉक्टर वॉटसन के आपसी बातचीत के विवरणों से पता चलता है कि उसका जन्म 1854 में हुआ था। होम्स के अनुसार उसने अपनी इस खोजी या कहिए सूंघने की कला को अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही ढूंढा था। शुरू में उसने नौसिखिए के रूप में कार्य किया, फिर भी अपनी इस खोजी विद्या को अपनी क्लास के मित्र के पिता के आग्रह पर उसने अपना व्यवसाय बनाने का विचार किया था। 6 वर्षों तक उसने विश्वविद्यालय में सलाहकार के रूप में कार्य किया, लेकिन पैसे की तंगी के कारण उसने डॉक्टर वॉटसन के साथ मिलकर 221 बी बेकर स्ट्रीट पर अपना कार्यालय खोला, जहां पर वे अपने ग्राहकों और पुलिस के अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों से भी मिलता था। होम्स ने डॉक्टर वॉटसन के साथ लगभग 23 वर्षों तक काम किया। होम्स को लेकर अंतिम कहानी 1908 में लिखी गई थी। वर्ष 1878 में मुझे लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि मिली और मैं सेना में सर्जनों के लिए तय पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए नेटली रवाना हुआ। वहां अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे भारत भेज दिया गया। मेरे वहां पहुंचने के पहले ही दूसरी अफगान लड़ाई छिड़ चुकी थी। मुंबई में उतरने से पहले ही मुझे पता चला कि मेरी पलटन दर्रों से गुजरकर दुश्मन के देश में दाखिल हो चुकी है। फिर भी मेरे जैसे हालात में फंसे कई दूसरे अफसरों के साथ मैं उनके पीछे पीछे गया और सही सलामत कांधार पहुंचने में कामयाब रहा, जहां मैंने अपनी रेजिमेंट को ढूंढ निकाला और फौरन अपना काम संभाल लिया। कई लोगों के लिए ये लड़ाई इज्जत और कामयाबी लाई थी, पर मेरे लिए तबाही के अलावा ये कुछ नहीं थी। मुझे अपनी ब्रिगेड से हटाकर बर्कशायर के साथ कर दिया गया, जिनके साथ मैंने माइवांड की खूनी लड़ाई में काम किया। वहां मेरे कंधे पर एक गोली लगी, जिसने मेरी हड्डी को चूर चूर कर दिया और हंसली की धमनी को छील डाला। मेरा अर्दली एक घोड़े पर मुझे लाद कर अंग्रेजों के खेमों तक सही सलामत पहुंचाने में कामयाब हो गया था, जिसकी वफादारी और बहादुरी के बगैर मैं खूंखार गाजियों के हाथों में पड़ गया होता। दर्द की वजह से मैं परेशान था और शरीर भी कमज़ोर हो गया था, इसलिए मुझे बहुत सारे जख्मी रोगियों के साथ पेशावर के बेस सैन्य अस्पताल में पहुंचा दिया गया। यहाँ मेरी सेहत में इतना सुधार हुआ कि मैं वार्डों में चल फिर सकता था और बरामदे में धूप भी सेक सकता था। फिर मुझे आंतों के बुखार ने दबोच लिया, जो हमें हिंदुस्तान से विरासत में मिला था। महीनों तक मेरी जिंदगी में मायूसी छाई रही और आखिर जब मैं होश संभाला और मेरी तबीयत सुधरने लगी, तब मैं इतना कमज़ोर और पतला हो चुका था कि एक मेडिकल बोर्ड ने फैसला किया कि मुझे वापस इंग्लैंड भेजने में एक दिन की भी देरी नहीं की जाए। इसलिए मुझे ऑरोनटिस नामक जहाज में रवाना कर दिया गया और 1 महीने बाद मैं पोर्ट्समाउथ के तट पर उतरा। मेरी तबीयत हमेशा के लिए खराब हो चुकी थी, पर नेक दिल सरकार से इजाज़त मिल गई थी कि मैं अगले 9 महीनों तक अपनी सेहत सुधारने की कोशिश करूं। इंग्लैंड में मेरा कोई सगा रिश्तेदार नहीं था, इसलिए मैं हवा की तरह आज़ाद था, या उतना आज़ाद जितना रोज़ाना 11 शिलिंग और 6 पेंस कमाने वाला इंसान हो सकता था। इन हालात में मैं कुदरती तौर पर लंदन की ओर खिंचा चला गया। लंदन यानी वे बड़ा नाला जो पूरी ब्रिटिश हुकूमत के आलसियों निठल्लों को अपनी ओर खींच लेता है। वहाँ मैं कुछ समय के लिए स्ट्रैंड में एक प्राइवेट होटल में रहा। एक आरामहीन बेकार जिंदगी बिताता रहा। मैं उससे ज़्यादा खर्च करता था जितना मुझे करना चाहिए था। मेरी जमा पूंजी की हालत इतनी पतली हो गई थी कि मैंने जल्दी ही महसूस किया कि मुझे इस जगह से निकलकर मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में सादी ज़िंदगी बितानी चाहिए या अपनी आदतों में बदलाव लाना चाहिए। दूसरे रास्ते को चुनते हुए मैंने फैसला किया कि
ये होटल छोड़कर किसी कम चकाचौंध वाली और कम महंगी जगह कमरा ढूंढूं। जिस दिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा, उसी दिन मैं एक बार पर खड़ा था। किसी ने धीरे से मेरा कंधा थपथपाया। पीछे मुड़ने पर मैंने स्टैमफोर्ड को देखा, जो मेरा असिस्टेंट रह चुका था। एक अकेले इंसान के लिए लंदन की बड़ी बड़ी भूल भुलैयों में किसी दोस्त का चेहरा नजर आना बड़ा अच्छा लगता है। स्टैमफोर्ड मेरा कोई नज़दीकी दोस्त नहीं था, पर मैं तपाक से उससे मिला। वह भी मुझे देखकर खुश हुआ। मैंने उसे हॉलबर्न में अपने साथ लंच करने के लिए कहा। फिर हम दोनों एक साथ घोड़ा गाड़ी में रवाना हुए। तुम अपने साथ आखिर कर क्या रहे थे वाटसन? उसने बड़े ताज्जुब से पूछा। उस वक्त हम लंदन की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर चल रहे थे। तुम डंडे की तरह पतले और मूंगफली की तरह भूरे हो रहे हो। मैंने उस संक्षेप में अपने कारनामों के बारे में जानकारी दी। अपनी मंजिल पर पहुंचने तक मैं कहानी बस खत्म करने ही वाला था। बेचारा भूत। जब उसने मेरे हालात के बारे में सुना तो उसने तरस खाकर कहा, अब तुम क्या कर रहे हो? रहने की जगह ढूंढ रहा हूं, मैंने जवाब दिया। ये दिक्कत सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ये मुमकिन है कि सही दामों पर आरामदेह कमरा मिल सकेगा। बड़ी अजीब बात है, मेरे मित्र ने टिप्पणी की। आज तुम दूसरे इंसान हो जिसने ये बात मुझसे कही है। और पहला कौन था? मैंने पूछा। अस्पताल रसायन प्रयोगशाला में काम करने वाला एक व्यक्ति। आज सुबह ही वह अफसोस जाहिर कर रहा था कि उसे कोई ऐसा नहीं मिल रहा है जो उन अच्छे कमरों में रहने का खर्चा उसके साथ बांट ले जो उसने ढूंढे थे, पर उसकी जेब पर भारी पड़ रहे थे। और हाँ, मैं चिल्ला पड़ा, अगर हकीकत में वे ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो उसके कमरे और खर्चा बांटने के लिए तैयार है, तो मैं उसके लिए बिल्कुल सही हूँ। मैं चाहता हूँ कि अकेले रहने की बजाय मैं किसी के साथ रहूँ। युवा स्टैमफोर्ड ने अपने वाइन गिलास के ऊपर से मुझे अजीब नज़रों से देखा, फिर बोला, तुम अभी शेरलॉक होम्स को नहीं जानते हो? शायद तुम उसे लंबे अरसे तक साथी के तौर पर न रखना चाहो। क्यों? ऐसा क्या है उसके खिलाफ? ओह, मैंने ये नहीं कहा कि उसके खिलाफ कुछ है। वे अपने ख्यालातों में थोड़ा अजीब है। विज्ञान की कुछ शाखाओं में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, वे एक शरीफ इंसान है। मेडिकल का छात्र है? मैंने कहा। नहीं, मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। वे क्या करना चाहता है? मैं सोचता हूँ शायद वे एनाटॉमी में काफ़ी जानकारी रखता है और वे आला दर्जे का केमिस्ट भी है। पर जहाँ तक मैं जानता हूँ, उसने ढंग से कोई मेडिकल क्लास नहीं ली है। उसकी जानकारी बड़ी अटपटी और अजीब है। ऐसा लगता है कि उसने बहुत सारी इधर उधर की जानकारी इकट्ठा कर ली है और उसके प्रोफेसरों को भी हैरत में डाल सकती है। क्या तुमने उससे कभी नहीं पूछा कि वह क्या करने की सोच रहा है? नहीं, वह इस तरह का इंसान नहीं है कि जिसके अंदर की बात आसानी से निकाली जा सके। हालांकि जब उस पर सनक सवार होती है तो वह काफ़ी बातूनी बन जाता है। मैं उससे मिलना चाहूँगा, मैंने कहा। अगर मुझे किसी के साथ रहना पड़ता है तो मैं किसी पढ़ाकू और शांत स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ रहना पसंद करूँगा। मैं अभी इतना तंदुरुस्त नहीं हुआ हूँ कि ज़्यादा शोरगुल बर्दाश्त कर सकूँ। अफ़गानिस्तान में मैं इतना ज़्यादा भुगत चुका हूँ कि मेरी बाकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। मैं तुम्हारे इस दोस्त से कैसे मिल सकता हूँ? वे लैब में ही होगा, मेरे दोस्त ने जवाब दिया। वे या तो हफ्तों तक उस जगह से कतराता है या फिर सुबह से शाम तक वहीं काम करता रहता है। अगर तुम चाहो तो लंच के बाद हम वहाँ चल सकते हैं। बिल्कुल, मैंने जवाब दिया और बातचीत का रुख दूसरी बातों की ओर मुड़ गया। हॉलबर्न छोड़ने के बाद जब हम अस्पताल की ओर जा रहे थे तो स्टैमफोर्ड ने उसके बारे में कुछ और जानकारी दी जिसके साथ रहने का मैं मन बना रहा था। अगर तुम्हारी उससे ना पटे तो मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाना, मैं बोला। मैं उसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता कि जितना लैब में कभी कभार उससे मुलाकात होने पर मैं जान पाया हूँ। ये सुझाव तुम्हारी ओर से आया था, इसलिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। अगर हमारी नहीं पटेगी तो अलग होना आसान होगा, मैंने जवाब दिया। मुझे लगता है स्टैमफोर्ड, इस मामले से हाथ धो लेने की तुम्हारे पास ज़रूर कोई वजह है।
क्या इस आदमी का गुस्सा बहुत तेज है या कोई और बात है? इस बारे में घुमा फिरा कर बात मत करो। अनकही बात को कहा नहीं जा सकता। मेरी दिलचस्पी के हिसाब से होम्स कुछ ज़्यादा ही साइंटिफिक दिमाग रखता है। प्रायः अनमना और रूखा सा रहता है। कभी कभी वह अपने दोस्त को चुटकी भर वेजिटेबल एल्कलाइड चटाता है, किसी दुष्टता से नहीं समझे, पर सिर्फ इस कुतूहल से ये देखने के लिए कि उसका ठीक ठीक क्या असर होता है। उसकी सिफारिश करते हुए मैं सोचता हूँ कि उसी उतावलेपन से वह उसको खुद भी चख लेता होगा। ऐसा लगता है कि उसे ठीक ठीक जानकारी हासिल करने का जुनून है। ये ठीक भी है, हाँ, पर कभी कभी कुछ ज्यादती भी हो जाती है। जब चीर फाड़ के कमरे में वे लाशों को डंडे से मारता है तो ये पागलपन ही मालूम होता है। लाशों को मारता है? हाँ, ये साबित करने के लिए कि मौत के बाद किस हद तक जख्म पहुंचाए जा सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से उसे ऐसा करते देखा है। और फिर भी तुम कहते हो कि वे मेडिकल का छात्र नहीं है? नहीं, ये तो वही जानता है कि उसकी स्टडी का क्या टॉपिक है, पर हम यहाँ आ पहुँचे हैं। अब तुम्हें उसके बारे में अपनी राय खुद बनानी होगी। जब वे बोल रहा था, हम एक संकरी गली में मुड़े और एक छोटे से साइड दरवाजे से गुजरे जो एक बड़े अस्पताल का एक भाग में खुलता था। मेरे लिए ये इलाका जाना पहचाना था। बदरंग सी पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त मुझे किसी गाइड की ज़रूरत नहीं थी। हम सफ़ेदी की हुई दीवारों और धुंधले काले रंग के दरवाज़ों के बीच से गैलरी में अपना रास्ता बनाते चलते गए। गैलरी के दूसरे छोर के पास एक नीचा सा गुंबद के आकार का रास्ता निकला और हमें केमिकल लैब तक ले गया। ये एक बहुत आलीशान कमरा था जो लाइन से लगी अनगिनत बोतलों से भरा हुआ था। चौड़ी नीची मेज़ें इधर उधर रखी थी। उन पर तरह तरह के रिटार्ट, टेस्ट ट्यूब और छोटे छोटे बुनसेन लैंप अपनी नीली लपलपाती लपटें उगल रहे थे। कमरे में सिर्फ एक ही छात्र था जो दूर वाली मेज़ पर झुका अपने काम में तल्लीन था। हमारे कदमों की आवाज़ से उसने चारों ओर देखा और खुशी से खड़ा हो गया और चिल्लाया, मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया। वह मेरे दोस्त को देखकर जोर से बोला। उसके हाथ में टेस्ट ट्यूब थी जिसे लेकर वह हमारी ओर दौड़ता आ रहा था। मैंने एक ऐसा रीएजेंट ढूंढ लिया है जो हीमोग्लोबिन से ही मजबूत हो सकता है, किसी और से नहीं। यदि उसने सोने की खान ढूंढ ली होती तब भी उसके चेहरे पर इससे ज़्यादा खुशी नहीं चमक सकती थी। डॉक्टर वॉटसन, मिस्टर शेरलॉक होम्स, स्टैमफोर्ड ने हमारा परिचय करवाते हुए कहा। हाउ आर यू? उसने विनम्रता से कहा और मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा जितना मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे लगता है कि आप अफगानिस्तान होकर आए हैं। अरे, आपको ये कैसे मालूम पड़ा? मैंने हैरानी से पूछा। कोई बात नहीं, उसने हल्के से हंसते हुए कहा। अब सवाल हीमोग्लोबिन का है। मेरी इस खोज की आपको बेशक अहमियत मालूम तो होगी। इसमें कोई शक नहीं कि केमिकली ये इंटरेस्टिंग है, पर प्रैक्टिकली? क्यों भाई, ये तो वर्षों पुरानी मेडिकल संबंधी प्रैक्टिकल खोज है। क्या तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि खून के धब्बों का ये शर्तिया टेस्ट है? इधर आओ। तुरंत उत्साह से उसने मेरी कोट की आस्तीन को पकड़कर उस मेज की ओर खींचा जहां वे काम कर रहा था। थोड़ा सा ताज़ा खून लेना पड़ेगा, उसने एक लंबा सुआ अपनी उंगली में चुभौते हुए कहा और इसकी वजह से निकली खून की बूंद को एक पतली नलिका में इकट्ठा कर लिया। अब मैं इस खून को 1 लीटर पानी में मिलाऊंगा। तुम गौर करोगे कि ये मिश्रण शुद्ध पानी जैसा दिखाई पड़ेगा। खून का अनुपात 10 लाख में से 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर भी मुझे कोई शक नहीं कि हम इससे होने वाला रिएक्शन पा लेंगे। बोलते बोलते उसने बर्तन में कुछ सफ़ेद दाने डाले और फिर एक पारदर्शी तरल पदार्थ की कुछ बूंदें उसमें मिला दी। पल भर में ये मिश्रण हल्के भूरे रंग का हो गया। भूरे से रंग की धूल उस कांच के जार के तल पर जम गई। यस यस, वे ताली बजाते हुए चिल्लाया। उस समय ऐसा लग रहा था मानो एक नया खिलौना पाकर बच्चा खुश हो रहा है। इसके बारे में क्या राय है? ये बहुत ही नाजुक टेस्ट मालूम होता है, मैंने कहा।
ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। पुराना वाला बहुत फूहड़ और अनिर्णायक था। अगर धब्बे कुछ घंटे पुराने हो जाते हैं तो ये बेकार हो जाता है। अब चाहे खून पुराना हो या नया, ये नया टेस्ट इतना असरदार रहता है। अगर इस टेस्ट की पहले खोज कर ली होती तो सैकड़ों ऐसे लोग जो आज़ाद घूम रहे हैं वे अपने जुर्म की सज़ा भुगत रहे होते। वाकई, मैं बुदबुदाया। जुर्म के मामले अक्सर इसी एक मुद्दे पर लटके रहते हैं। एक इंसान गुनाह के कई महीनों बाद शक के दायरे में आता है, उसके कपड़ों का टेस्ट किया जाता है और उन पर भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ये खून के धब्बे हैं या मिट्टी के धब्बे, या जंग के, या फलों के? किस चीज़ के धब्बे हैं? ये सवाल है जिसने अनेक विशेषज्ञों को उलझन में डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई भरोसेमंद टेस्ट नहीं था। अब हमारे पास शेरलॉक होम टेस्ट है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलते समय उसकी आंखें चमक रही थी। उसने अपने दिल पर अपना हाथ रखा और किसी काल्पनिक भीड़ की तालियों की गड़गड़ाहट को झुक कर सलाम किया। तुम वाकई बधाई के हकदार हो, उसकी खुशी पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए मैंने कहा। पिछले साल फ्रैंकफर्ट में वॉन का केस था। अगर ये टेस्ट तब मौजूद होता तो वे शर्तिया सूली पर लटका दिया जाता। फिर ब्रेडफोर्ड का मेसन था। मैं ऐसे 20 टेस्ट गिना सकता हूँ जिनका ये टेस्ट फैसला कर देता। तुम तो गुनाह के चलते फिरते कैलेंडर लगते हो, हंसते हुए स्टैमफोर्ड ने कहा। इस आधार पर तुम अखबार निकाल सकते हो, उसे तुम पुलिस के भूतपूर्व समाचार का नाम दे सकते हो। ये काफ़ी दिलचस्प भी होगा पढ़ने में। अगली उंगली पर सुआ चुभ होने की जगह पर प्लास्टर का छोटा सा टुकड़ा चिपकाते हुए शेरलॉक होम्स ने फप्ती कसी। मुझे होशियार रहना पड़ेगा, वह बोलता गया। फिर मुस्कुराते हुए मुड़कर उसने मुझे देखा, क्योंकि मुझे जहरीले पदार्थों से काफ़ी उलझना पड़ता है। बोलते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने गौर किया कि वह ऐसे ही प्लास्टर के छोटे छोटे टुकड़ों से भरा पड़ा था और तेज़ एसिडों से बदरंग हो रहा था। हम यहाँ काम से आए हैं, एक ऊंचे तिपाए स्टूल पर बैठते हुए और एक पैर से दूसरा स्टूल मेरी ओर खिसकाते हुए स्टैमफोर्ड ने कहा। ये मेरा दोस्त रहने की जगह चाह रहा है, और क्योंकि तुम शिकायत कर रहे थे कि तुमको आधा किराया बांटने वाला कोई नहीं मिल रहा है, मैंने सोचा कि अच्छा होगा कि तुम दोनों को मिला दूं। मेरे साथ कमरा बांटने के ख्याल से शेरलॉक होम्स खुश दिखाई पड़ा। मेरी नज़र बेकर स्ट्रीट के एक स्वीट पर है, उसने कहा, जो हमारे लिए पूरी तरह ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमको तेज़ तंबाकू की महक से एतराज़ नहीं है। मैं तो खुद ही सिगरेट सुलगाता हूँ, मैंने जवाब दिया। वह तो ठीक है, मेरे पास अक्सर ही केमिकल रहते हैं और कभी कभी मैं टेस्ट भी किया करता हूँ। इससे तुमको खींच तो नहीं होगी? किसी भी तरह की नहीं। मुझे देखने दो, मेरी दूसरी कमियाँ कौन कौन सी हैं। मैं कभी कभी मूडी हो जाता हूँ और कई कई दिनों तक मुंह नहीं खोलता। जब मैं ऐसे करूँ तो तुम ये मत सोचना कि मैं यूं ही ऐंठ रहा हूँ। बस मुझे अकेला छोड़ देना और मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। अब तुम्हारे पास कबूलने के लिए क्या है? ये अच्छी बात होगी कि दोनों लोगों को एक दूसरे की बुरी से बुरी आदतों की जानकारी हो, इससे पहले कि वे साथ साथ रहना शुरू करें। इस बात पर मैं हंसा। मैंने एक छोटा पिल्ला पाला हुआ है, मैंने कहा। मुझे शोर शराबे से एतराज़ है क्योंकि मेरा दिल सिहर जाता है और मैं वक्त बेवक्त जग जाता हूँ। मैं बेहद आलसी हूँ। जब मैं तंदुरुस्त होता हूँ तो मेरे अंदर दूसरी तरह की बुराइयाँ होती हैं, पर अभी के लिए यही मेरी खास बुराइयाँ हैं। वायलिन बजाना क्या तुम्हारे शोर शराबे की लिस्ट में शामिल है? उसने बेचैन होकर पूछा। ये तो बजाने वाले पर है, मैंने जवाब दिया। अच्छी तरह बजा वायलिन तो सभी को अच्छा लगेगा, पूरी तरह बजाया जाने वाला वायलिन किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ओह, वह सब ठीक है, खुशी से हंसते हुए उसने कहा। मैं सोचता हूँ कि हम ये मामला निपटा हुआ समझें। यदि कमरे तुमको पसंद आ जाते हैं तो। हम कमरों को कब देखेंगे? कल दोपहर यहाँ पर मुझसे मिलने आ जाना और हम एक साथ जाकर मामला पक्का कर लेंगे, उसने जवाब दिया। ठीक है, कल दोपहर ठीक 12 बजे, उससे हाथ मिलाते हुए मैंने कहा। हमने उसे अपने केमिकलों के बीच काम करते हुए छोड़ा
और हम साथ साथ अपने होटल की ओर बढ़े। वैसे, मैंने रुककर स्टैमफोर्ड की ओर मुड़कर अचानक पूछा, उसे ये कैसे मालूम पड़ा कि मैं अफगानिस्तान से आया हूँ? मेरा दोस्त रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। ये उसकी एक छोटी सी खासियत है, मैं बोला। काफ़ी सारे लोगों ने जानना चाहा है कि ये कैसे पता कर लेता है। ओह, तो ये एक राज है, हाथ मिलाते हुए मैंने कहा। ये बिल्कुल साफ है कि हमें साथ मिलाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। इंसानों की सही जानकारी किसी आदमी के बारे में तहकीकात करने पर होती है। तब फिर तुम इसको पढ़ना, मुझसे विदा लेते हुए स्टैमफोर्ड ने कहा। पर तुम्हें वे बहुत पेचीदा जान पड़ेगा। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम उसके बारे में जितना जान पाओगे उससे ज़्यादा वह तुम्हारे बारे में जान लेगा। गुड बाय। जैसा कि उसने पहले तय किया था, हम अगले दिन मिले। हमने नंबर 221 बी बेकर स्ट्रीट के कमरों का जायजा लिया जिनके बारे में उसने बताया था। उनमें से 2 आरामदायक बेडरूम थे और एक बड़ी हवादार बैठक थी जिसमें अच्छा फर्नीचर था और 2 चौड़ी खिड़कियों से उसमें रोशनी आती थी। ये अपार्टमेंट हर तरीके से इतना सटीक था और हमारे बीच पड़ जाने पर किराया इतना सही कि हमने वहीं पर सौदा तय कर लिया और वह कमरा हमारा हो गया। उसी शाम मैं होटल से अपना सामान ले आया और अगली सुबह शेरलॉक होम्स भी अपना सामान और कपड़ों से भरा चमड़े का सूटकेस लेकर आ पहुंचा। 1 या 2 दिनों तक हम अपना सामान लगाने में लगे रहे। धीरे धीरे हम अपने नए ठिकाने के आदी होने लगे। होम्स के साथ रहना कोई मुश्किल काम नहीं था। वह बहुत शांति से अपना काम करता था और उसकी आदतें नियमित थी। वह शायद ही कभी रात में 10 बजे के बाद जगा रहता। ज्यादातर सुबह मेरे उठने से पहले वे नाश्ता करके निकल जाता था। कभी वे केमिकल लैब में दिन बिताता, कभी चीड़-फाड़ वाले कमरे में और कभी कभी लंबी दूरी तक पैदल चला जाता, जिससे लगता कि वे शहर के निचले इलाकों में पहुंच गया है। जब उस पर काम करने का भूत सवार होता तो उसकी एनर्जी को कोई मात नहीं दे सकता था, पर कभी कभी उस पर कोई झक सवार हो जाती और कई कई दिनों तक वे बिना एक भी लफ्ज बोले या सुबह से शाम तक बगैर एक भी मांसपेशी हिलाए बैठक के सोफे पर लेटा रहता। इन मौकों पर मैंने उसकी आंखों में इतना खोया खोया खाली सा भाव देखा है कि मुझे शक होता कि वे किसी नशे की लत का शिकार हो गया है। पर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में अनुशासन और साफ सफाई को देखकर यह ख्याल उठ ही नहीं पाता था। जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए उसके लिए मेरी दिलचस्पी और जिंदगी में उसके उद्देश्य की ओर मेरा कुतूहल गहराता और बढ़ता गया। उसकी शख्सियत और रंग रूप ऐसा था कि किसी राह चलते इंसान का भी ध्यान अपनी ओर खींच ले। लंबाई में वे करीब 2 मीटर था और इतना पतला कि और भी लंबा लगता था। उसकी आंखें तीखी और भेदती हुई थी, सिवा उस समय जब वे अपनी दुनिया में खोया रहता था। पतली बात जैसी नाक से वे चौकन्ना और जिद्दी जान पड़ता था। उसकी ठोड़ी भी साफ और चौकोर थी, जो किसी जिद्दी इंसान की निशानी होती है। उसके हाथ अक्सर स्याही से रंगे होते और उन पर रसायनों के धब्बे होते। फिर भी उसकी छुअन में बेहद नज़ाकत थी, जो मुझे अपने नाजुक उपकरणों का इस्तेमाल करते वक्त दिखाई पड़ी थी। पाठक मुझे दूसरे के कामों में दखल देने वाला बेकार आदमी मान सकते हैं, अगर मैं हामी भरूं कि इस शख्स ने किस हद तक मेरी दिलचस्पी जगाई है। मैंने कितनी बार कोशिश की कि मैं उसकी उस जिद को चीर सकूं जो वह अपने मतलब के हर काम में दिखाता है, पर किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये याद रहे कि मेरी जिंदगी कितनी बेकार थी और मेरा मन लगाने के लिए कितने कम तरीके थे। बाहर जाने में मेरी तबीयत आड़े आती थी जब तक मौसम बेहद खुशगवार ना हो। मेरे ऐसे दोस्त भी नहीं थे जो मुझसे मिलने आते और मेरा रोजमर्रा का अकेलापन दूर करते। इन हालात में मैं उस छोटे से रहस्य का खुशी से स्वागत करता जो मेरे दोस्त के इर्द गिर्द छाया रहता था। मैं अपना काफी समय उस रहस्य का पर्दाफाश करने की कोशिश में बिताता। वह मेडिसिन नहीं पढ़ रहा था। एक सवाल के जवाब में उसने खुद इस बारे में स्टैमफोर्ड की राय मानी थी। ना ही ऐसा लगता था कि उसने पढ़ाई का कोई भी कोर्स पूरा किया था जो उसे विज्ञान या किसी भी विषय में डिग्री प्राप्त करने के लायक बना सके। फिर भी कुछ विषयों में उसकी दिलचस्पी तारीफ के काबिल थी। उसका अनजानापन उसके ज्ञान की ही तरह चौंकाने वाला था।
सामयिक साहित्य, फलसफे और राजनीति के मसलों में वह बिल्कुल अनजान मालूम होता था। मेरे ताज्जुब की उस वक्त सीमा नहीं रही जब मैंने अचानक पाया कि उसे कॉपरनिकस की थ्योरी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, ना ही सोलर सिस्टम के बारे में, कि कोई भी सभ्य व्यक्ति इस 19वीं शताब्दी में ये नहीं जानता कि धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। इतनी अजीब बात थी कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। तुम ताज्जुब में दिखाई दे रहे हो? मेरे भाव पर मुस्कुराते हुए उसने कहा। अब जब मुझे ये जानकारी हो गई है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसे मैं भूल जाऊं। भूल जाऊं? देखो, उसने समझाया, मैं मानता हूं कि आदमी का दिमाग असल में एक खाली अटारी की तरह होता है और तुमको उसमें अपना मनपसंद सामान भरना होता है। जो बेवकूफ़ होता है वह हर तरह का सामान भरता जाता है, जिससे जो जानकारी उसके लिए मायने रखती है वह भीड़ में खो जाती है, जिससे उसको वह जानकारी ढूंढने में मुश्किल होती है। कुशल कारीगर अटारी भरते वक्त चौकन्ना रहता है कि वे क्या भर रहा है। वे उसमें सिर्फ वे औजार रखता है जो काम करने में उसकी मदद कर सकते हैं, पर ये मात्रा में काफ़ी ज़्यादा होते हैं और सभी को दिमाग में अच्छी तरह संभाल कर रखा जाता है। ये सोचना भूल है कि उस छोटे से कमरे में इतना लचीलापन है कि उसको किसी भी सीमा तक खींचा जा सकता है। ये याद रखो कि ऐसा वक्त आता है जब हर अतिरिक्त ज्ञान की जगह पर तुम ऐसा कुछ भूल जाते हो जो तुमको पहले से पता था। इसलिए ये सब ज़रूरी है कि ज़रूरी तथ्यों पर अनावश्यक तथ्य भारी न पड़ जाए। पर सौर मंडल, मैंने विरोध किया। उससे मुझे आखिर क्या मतलब हो सकता है? तुम कहते हो कि हम सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किंतु अगर हम चांद के चक्कर लगा रहे होते तो भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता मेरे काम में। मैं उससे पूछने ही वाला था कि उसका काम आखिर है क्या, पर उसके अंदाज में कुछ ऐसा था कि मुझे लगा इस सवाल से वे खुश नहीं होगा। उसने कहा कि वे ऐसी कोई जानकारी नहीं लेगा जो उससे मतलब नहीं रखती हो, इसलिए उसके पास जितनी भी जानकारी थी वे सब उसके लिए ज़रूरी थी। मैंने अपने मन में वे सभी बातें दोहराई जिनसे मुझे मालूम पड़ा कि उसको बहुत कुछ मालूम था। मैंने एक पेंसिल लेकर उन सब बातों को लिख लिया। जब मैंने उसके बारे में पूरा हुआ दस्तावेज पढ़ा तो मैं अपनी हंसी दबा नहीं पाया। वह कुछ इस तरह था। शेरलॉक होम्स और उसकी सीमाएं। साहित्य की जानकारी शून्य, फिलॉसफी की जानकारी शून्य, खगोल की जानकारी शून्य, राजनीति की जानकारी बेहद कमज़ोर, वनस्पति विज्ञान की जानकारी थोड़ी बहुत, धतूरा, अफीम, जहरों के बारे में पूरा ज्ञान, बागबानी के बारे में कुछ नहीं जानता, भूतत्व विद्या का ज्ञान व्यवहारिक पर सीमित, देख लेने भर से ही अलग अलग किस्मों की मिट्टियों का भेद बता सकता है। सैर के बाद मुझे अपनी पतलून पर पड़े छींटों को दिखाया और उनके रंग और घनता से उसने मुझे बताया कि लंदन के किस भाग में वे उसको मिले हैं। रसायन शास्त्र की जानकारी बहुत गहरी, शरीर रचना शास्त्र की जानकारी अचूक पर अव्यवहारिक, सनसनीखेज साहित्य की जानकारी, शताब्दी में विस्तृत हुई हर भयंकर घटना की विस्तृत जानकारी रखने वाला दिखाई देता है। वायलिन अच्छा बजा लेता है, अच्छा लठैत, घूसेबाज और तलवारबाज है। अंग्रेजी कानून का अच्छा ज्ञान है। जब मेरी सूची इतनी लंबी हो गई तो घबराकर मैंने उसे आग में फेंक दिया। अगर मैं केवल ये जान पाता कि इन उपलब्धियों से वे करना क्या चाहता है और ऐसा कौन सा पेशा है जिसमें सबकी ज़रूरत पड़ती, तो मैं अपनी ये कोशिश तुरंत छोड़ देता। मैं देख रहा हूँ कि ऊपर मैंने उसकी वायलिन बजाने की काबिलियत का जिक्र किया है। ये बेहद उल्लेखनीय था, पर उसकी अन्य उपलब्धियों की तरह विचित्र भी। वे अच्छी और कठिन धुनें निकाल लेता था। ये मैं अच्छी तरह जानता था क्योंकि मेरे अनुरोध पर उसने मेंडेसलॉन की लाइडर और पसंदीदा धुनें बजाई हैं। पहले सप्ताह के आसपास हमारे पास कोई मिलने वाला नहीं आया और मैं ये सोचने लगा कि मेरा साथी भी मेरी तरह ही मित्रविहीन है। पर धीरे धीरे मुझे पता चला कि उसकी काफ़ी जान पहचान है और वह भी समाज के अलग अलग तबकों में। वह एक छोटा भूरे रंग का चूहे जैसा काली आंखों वाला व्यक्ति था जिसका परिचय मुझसे मिस्टर लेस्ट्रेड कहकर कराया गया था, जो एक हफ्ते में 3 या 4 बार आया। एक सुबह एक युवती आई जिसने फैशन के अनुकूल कपड़े पहन रखे थे और वे आधा घंटा या इससे अधिक समय तक रही।
एक दूसरे मौके पर सफ़ेद बालों वाले एक वृद्ध पुरुष ने मेरे साथी से मुलाकात की और दूसरे अवसर पर अपनी मखमली वर्दी पहने एक रेलवे के कुली ने। जब इनमें से कोई भी साधारण सा व्यक्ति आता था तो शेरलॉक होम्स मुझसे अनुरोध करता कि वह बैठक का इस्तेमाल करेगा और मैं बेडरूम में आराम करने चला जाता। मुझे इस तरह असुविधा में डालने के बाद वह हमेशा मुझसे माफ़ी मांगता था। ये कमरा मुझे अपने पेशे के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है और ये लोग मेरे मुवक्किल हैं। मेरे पास फिर से उससे सीधा सपाट सवाल पूछने का मौका था और एक बार फिर मेरे लिहाज ने एक दूसरे शख्स को अपना हमराज बनाने को रोक दिया। उस वक्त मैंने सोचा कि उसके पास इस बात का जिक्र ना करने की कोई मजबूत वजह होगी, पर इस मुद्दे को खुद ही छेड़कर उसने मेरे इस ख्याल को जल्दी ही तोड़ दिया। 4 मार्च की बात है। इस तारीख को याद रखने के लिए मेरे पास एक ठोस वजह ये थी कि मैं रोज़ाना से थोड़ी जल्दी जाग गया और पाया कि शेरलॉक होम्स ने अभी नाश्ता नहीं किया है। मकान मालकिन मेरे देर से दिन शुरू करने की आदत की इतनी आदी हो चली थी कि उसने मेज़ पर मेरे लिए प्लेट वगैरह भी नहीं रखी थी और ना मेरी कॉफ़ी तैयार की थी। आदमजात की बेतुकी टिटाई से मैंने घंटी बजाई और रुखाई से कहलवाया कि मैं तैयार हूँ। फिर मैंने मेज़ पर से एक मैगज़ीन उठाई और उससे समय बिताने की कोशिश करने लगा, जबकि मेरा मित्र चुपचाप टोस्ट खाता रहा। एक लेख के शीर्षक पर पेंसिल का निशान था और स्वाभाविक तौर पर मैंने उस पर अपनी निगाह दौड़ाई। उसका कुछ इस तरह का महत्वाकांक्षी शीर्षक था, जीवन की पुस्तक। उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि एक चौकन्ना व्यक्ति अपनी राह में आने वाली हर बात का सटीक और नियमबद्ध परीक्षण करने में कितना कुछ सीख सकता है। मुझे वे चतुराई और बेतुकेपन का एक अद्भुत मिश्रण लगा। लेखक ने दावा किया था कि एक ज़रा सा भाव, मांसपेशी का फड़कना या आंख की एक सरसरी नज़र से वे किसी के भी अंदरूनी विचारों की था पा सकता है। एक बूंद पानी से, लेखक ने कहा, कोई तार्किक एक अटलांटिक या नियाग्रा की संभावना का अनुमान कर सकता है, भले ही उसने इनमें से किसी को भी न सुना और न देखा हो। इसलिए पूरी जिंदगी एक जंजीर है जिसकी प्रवृत्ति के बारे में हम उसकी एक कला दिखाई पड़ते ही जान जाते हैं। तहकीकात करने वाले को शुरुआती समस्याओं पर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहिए। उसे अपने जैसा दूसरा इंसान मिलने पर एक नज़र में ही उसका इतिहास जान लेना सीखने दीजिए और ये भी कि वह किस पेशे या व्यवसाय से संबंध रखता है। इस तरह की हरकत भले ही ओछी जान पड़ती हो, लेकिन इससे अवलोकन करने की क्षमता तीक्ष्ण हो जाती है। ये सिखाती है कि कहाँ देखना चाहिए, किस चीज़ को देखना चाहिए। किसी व्यक्ति को अंगुलियों के नाखूनों से, उसके कोट की आस्तीन से, उसके बूटों से, उसकी पैंट के घुटनों से, उसकी तर्जनी और अंगूठे के चमड़े के कड़ेपन से, उसके भाव से, उसकी शर्ट की आस्तीन के छोर से, इन सभी चीज़ों से जाना जा सकता है। किसी भी मामले में किसी कुशल छानबीन करने वाले को ये सारे तथ्य मिलकर मामले की पूरी जानकारी नहीं दे देंगे, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। क्या कोरी बकवास है। मेज़ पर पत्रिका को जोर से पटकते हुए मैंने कहा, ऐसी बेहुदा बातें मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं पढ़ी। क्या बात है? शेरलॉक होम्स ने पूछा। क्यों, ये लेख? नाश्ते के लिए बैठते हुए अपने अंडे की चम्मच से इशारा करते हुए मैंने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुमने ये लेख पढ़ा है क्योंकि तुमने इस पर निशान लगा रखे हैं। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि ये अच्छी तरह लिखा गया है, पर मुझे इससे खींच हो रही है। साफ तौर पर ये एक ऐसे व्यक्ति के दिल की बातें हैं जो आराम कुर्सी पर पसर कर इस तरह के छोटे मोटे विरोधाभास अपने कमरे की तन्हाई में लिखा करता है। ये व्यवहारिक नहीं है। मैं उसे भूमिगत ट्रेन के तीसरे दर्जे में बंद कर उससे अपने सभी सहवासियों के व्यवसाय के बारे में जानना चाहूँगा। मैं उसके खिलाफ 1000 में एक की शर्त रखता हूँ। तुम अपना पैसा खो दोगे? होम्स ने शांति से उत्तर दिया। और जहाँ तक लेख का सवाल है, वह मैंने खुद लिखा है। तुमने? हाँ, मैं गौर से निरीक्षण भी कर सकता हूँ और निष्कर्ष भी निकाल सकता हूँ। जिन सिद्धांतों को मैंने यहाँ पर व्यक्त किया है और जो तुमको इतने मनगढ़ंत लग रहे हैं, वास्तव में बेहद व्यवहारिक हैं, इतने कि मैं अपनी रोजी रोटी के लिए इन पर निर्भर हूँ। अरे,
कैसे? मेरा अपना एक व्यवसाय है। मेरे विचार से इस व्यवसाय में मैं अकेला ही हूँ। पूरी दुनिया में मैं एक सलाहकार जासूस हूँ, अगर तुम इसे समझ सकते हो तो। यहाँ लंदन में बहुत सारे सरकारी जासूस हैं और बहुत सारे निजी जासूस भी। जब ये लोग गलती पर होते हैं तो ये मेरे पास आते हैं और मैं उनको सही दिशा में मोड़ देता हूँ। वे लोग सारे सबूत मेरे सामने रखते हैं और अपराध के इतिहास की अपनी जानकारी की सहायता से मैं उनको सुलझाने में सफल हो जाता हूँ। लेस्ट्रेड एक मशहूर जासूस है। जालसाजी के एक मामले में वे कुछ मुश्किल में पड़ गया और यही परेशानी उसे यहाँ खींच लाई। और ये बाकी लोग, अधिकतर ये लोग किसी निजी छानबीन एजेंसी द्वारा भेजे जाते हैं। ये सब वे लोग होते हैं जो परेशानी में होते हैं और कुछ जानकारी चाहते हैं। मैं उनकी कहानी सुनता हूँ और वे मेरी टिप्पणियाँ सुनते हैं और फिर मैं अपनी फीस जेब में रख लेता हूँ। पर तुम क्या कहना चाहते हो? अपना कमरा छोड़े बगैर ही तुम ऐसी कोई गुत्थी सुलझा देते हो जो दूसरे लोगों की समझ के बाहर होती है, जबकि उन्होंने अपने पास एक एक चीज़ की गहरी छानबीन की है। बिल्कुल, इस बारे में मुझे गहरा ज्ञान है। बीच बीच में कोई ऐसा मामला आ जाता है जो कुछ ज़्यादा ही पेचीदा हो जाता है। फिर मुझे इधर उधर जाकर अपनी आंखों से सब कुछ देखना पड़ता है। देखो, मेरे पास बहुत ऐसी विशेष जानकारी है जो मैं समस्या पर लागू करता हूँ, जिससे आश्चर्यजनक तौर पर उन्हें सुलझाने में मदद मिलती है। मेरे लिए हर चीज़ का गौर से निरीक्षण करना मेरी दूसरी प्रवृत्ति बन चुकी है। जब मैंने तुम्हें पहली मुलाकात में ही बताया था कि तुम अफगानिस्तान से आए हो तो तुम आश्चर्यचकित हो गए थे। तुमको बताया गया था, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा कुछ नहीं था। मुझे मालूम था कि तुम अफगानिस्तान से आए हो। पुरानी आदत के अनुसार विचारों की गाड़ी इतनी तेज़ मेरे मन में दौड़ी कि उसमें आने वाले पड़ावों की ओर ध्यान दिए बगैर मैं इस नतीजे पर पहुंच गया। पर कुछ पड़ाव तो ज़रूर थे। तर्क का पहिया कुछ इस तरह दौड़ा, ये मेडिकल किस्म का संभ्रांत व्यक्ति है, पर इसका हाव भाव सेना का सा है। साफ तौर पर ये सेना का डॉक्टर है, पर अभी अभी आयन वृत्तों से लौटा है क्योंकि इसका चेहरा काला पड़ा हुआ है। ये इसकी स्वाभाविक त्वचा नहीं है क्योंकि इसकी कलाइयाँ गोरी हैं। ये बहुत कठिनाइयों और बीमारियों से गुजरा है, जैसा कि कुम्हलाया हुआ चेहरा साफ बताता है। इसका बायां हाथ जख्मी है, बिल्कुल अकड़ा हुआ है। वे उसे अस्वाभाविक रूप से रखता है। आयन वृत्तों में कौन से स्थान पर एक अंग्रेज सेना का डॉक्टर इतनी कठिनाइयां देखता और हाथ जख्मी करता? साफ तौर पर अफगानिस्तान में। विचारों की इस पूरी प्रक्रिया ने एक क्षण भी नहीं लगाया। फिर मैंने टिप्पणी की कि तुम अफगानिस्तान से आए हो और तुम आश्चर्य में पड़ गए। जब तुम समझा रहे हो तो ये बहुत सरल लग रहा है, मुस्कुराते हुए मैंने कहा। तो मुझे एडगर एलन पो के ड्यूपिन की याद दिलाते हो। मुझे मालूम नहीं था कि कहानियों के बाहर भी ऐसे व्यक्ति होते हैं। शर्लॉक होम्स उठा और उसने अपना पाइप सुलगाया। इसमें कोई शक नहीं कि तुम सोच रहे हो कि ड्यूपिन से मेरी तुलना करके तुम मेरी प्रशंसा कर रहे हो। मेरे विचार से ड्यूपिन बेहद घटिया व्यक्ति था। 15 मिनटों की चुप्पी के बाद किसी अनुकूल टिप्पणी द्वारा अपने मित्र के विचारों को तोड़ने की उसकी चालाकी बड़ी दिखावटी और खोखली है। बेशक उसमें विश्लेषण की बुद्धि थी, पर किसी भी तरह वे उतना भी अपूर्व नहीं था जैसे वे कल्पना करता प्रतीत होता था। क्या तुमने गैबोरिया के कामों को पढ़ा है? और क्या लीकोक तुम्हारी जासूस की कल्पना पर खरा उतरता है? शर्लॉक होम्स ने तिरस्कार की सांस छोड़ी। लीकॉक एक अभागा और फूहड़ व्यक्ति था। उसकी तारीफ में सिर्फ एक ही बात थी कि उसकी ऊर्जा। उस किताब से मैं वास्तव में बीमार पड़ गया था। प्रश्न ये था कि किसी अनजाने कैदी की पहचान कैसे की जाए। मैं इस काम को 24 घंटों में कर देता। लीकॉक को लगभग 6 महीने लग गए। उसे जासूसों की पाठ्य पुस्तक में लिख देना चाहिए कि उन्हें किन किन बातों को नज़रअंदाज करने चाहिए। 2 चरित्रों का जिनका मैं प्रशंसक था इस प्रकार तिरस्कृत किए जाने से मुझे गुस्सा आने लगा। मैं खिड़की तक गया और व्यस्त सड़क को देखने लगा। ये शख्स होशियार भले ही हो, पर वास्तव में बहुत घमंडी है, मैंने अपने आप से कहा। आजकल ना अपराध होते हैं ना अपराधी। हमारे पेशे में दिमाग का क्या फ़ायदा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे अंदर वह बात है जो मेरे नाम को प्रसिद्ध कर सकती है। लड़ने के अंदाज से वह बोला,
अपराध की खोज में जितना अध्ययन मैंने किया है और जितना मुझ में प्राकृतिक हुनर है, उतना किसी भी जीवित व्यक्ति के पास नहीं है और न पहले कभी किसी के पास रहा होगा। और इसका परिणाम क्या निकला? अब ढूंढने के लिए कोई अपराध नहीं है, या फिर अधिक से अधिक कोई फुहरता से किया गया अपराध होता है, जिसका उद्देश्य इतना पारदर्शी होता है कि स्कॉटलैंड यार्ड का अधिकारी भी उसको आर पार देख सकता है। बातचीत करने के उसके इस घमंडी अंदाज से मैं अब भी चिढ़ा हुआ था। मैंने सोचा कि बातचीत का विषय बदल देना ही सबसे अच्छा होगा। मैं सोच रहा हूँ कि वह आदमी क्या ढूंढ रहा है। मैंने सादा कपड़े पहने एक हट्टे कट्टे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए पूछा, जो सड़क के उस पार धीरे धीरे चल रहा था और अंकों को चिंतित दृष्टि से देखता जा रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा नीला लिफाफा था और स्पष्ट था कि वह किसी का संदेशवाहक था। तुम्हारा मतलब है समुद्री जहाज का अवकाश प्राप्त सार्जेंट? साफ तौर पर यह अपना ढिंढोरा खुद पीट रहा है। ये जानता है कि मैं इस अनुमान की पुष्टि नहीं कर सकता। मैंने सोचा। ये विचार मेरे मन में आया ही था कि जिस व्यक्ति को हम देख रहे थे, उस आदमी की दृष्टि हमारे दरवाजे पर लगे नंबर पर पड़ी और वह जल्दी से सड़क पार करने के लिए दौड़ा। हमने एक तेज दस्तक सुनी। नीचे एक गहरी और सीढ़ियां चढ़ते भारी कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ी। मिस्टर शेरलॉक होम्स के लिए। कमरे में प्रवेश करते हुए उसने पत्र मेरे दोस्त को थमाते हुए उससे कहा। उसका घमंड दूर करने का ये एक अच्छा मौका था। हवा में उछाली गई टिप्पणी करते समय उसने ध्यान नहीं दिया था। क्या मैं पूछ सकता हूँ? मैंने स्पाट आवाज़ में कहा। तुम्हारा पेशा क्या है? नौसेना में हूँ सर। मेरी वर्दी ठीक होने गई है। और तुम क्या थे? मैंने अपने मित्र की ओर एक द्वेषपूर्ण दृष्टि डालते हुए कहा। सार्जेंट सर, रॉयल मरीन लाइट इन्फेंट्री सर। ठीक है सर। उसने अपनी एड़ियां खटखटाई, हाथ सैल्यूट में उठाया और वह जा चुका था। मैं मानता हूं कि अपने साथी के व्यवहारिक सिद्धांतों के ताज़ा सबूत से मैं काफ़ी हैरान था। उसकी विश्लेषण करने की काबिलियत के लिए मेरी उसके प्रति इज्जत काफ़ी बढ़ गई थी। मेरे मन में फिर भी हल्का सा शक रह गया कि ये पूरी घटना कहीं पहले से सोची समझी तो नहीं थी, मुझे अचरज में डालने के लिए। हालांकि मुझे बेवकूफ़ बनाने के पीछे उसको क्या फ़ायदा हो सकता था, ये मेरी समझ से परे था। जब मैंने उसकी ओर देखा, वह नोट पढ़ चुका था और उसकी आंखों में वही अनमना स्पाट खालीपन नजर आया। आखिर तुम इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? मैंने पूछा। कौन सा नतीजा? क्यों, ये कि वह मेरीन्स का अवकाश प्राप्त सार्जेंट था? बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, उसने अशिष्टता से कहा। फिर मुस्कुराकर बोला, मेरी बदतमीजी के लिए मुझे क्षमा करो। तुमने मेरे विचारों की डोर तोड़ दी। तो तुम वास्तव में नहीं देख पाए कि वह शख्स मरीन से सार्जेंट था? नहीं। मैं क्यों जान गया? ये बात समझाने से ज़्यादा आसान है इस बात को जान लेना। अगर तुमसे कहा जाए कि साबित करो कि 2 और 2 4 होते हैं, तो तुम्हें थोड़ी कठिनाई हो सकती है। फिर भी तुमको मालूम है कि ये तथ्य ठीक है। सड़क के पार से मैंने उसके हाथ के पीछे एक बड़ा नीले रंग का टैटू देखा था। उससे मुझे समंदर का एहसास हुआ और उसकी चाल में सैनिक का रौब था और बड़ी बड़ी मूछें थी। इसलिए वह एक मरीन था। उसमें स्वाभिमान था और हुक्म चलाने की आदत। तुमने देखा होगा किस तरह अपना सिर उठाकर चल रहा था और अपनी बेंत को झुला रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह एक इज्जतदार अधेड़ उम्र का आदमी है। इन्हीं सब बातों को मिलाकर मुझे यकीन हो गया कि वह एक सार्जेंट रहा होगा। अद्भुत, मेरे मुंह से निकला। बड़ी साधारण बात है, होम्स ने कहा। हालांकि उसके भाव से मालूम पड़ रहा था कि मेरी जाहिर हैरानी और तारीफ से वह खुश था। मैंने अभी अभी कहा था कि यहाँ कोई भी अपराधी नहीं है। ऐसा लगता है मैं गलत था। इसको देखो। उसने मेरी ओर एक नोट फेंका जो कमिश्नर लाया था। क्यों? मैंने उस पर नजर दौड़ाते हुए कहा। ये तो भयंकर है। ये सामान्य से थोड़ा हटके है। क्या तुम जोर से पढ़कर मुझे सुना सकते हो? मैंने उसको ये पत्र पढ़कर सुनाया था। प्रिय मिस्टर शेरलॉक होम्स, ब्रिक्सन रोड से हटकर
3 लॉरिस्टन गार्डन में रात के समय एक अप्रिय वारदात हुई है। रात के करीब 2 बजे गश्त करते चौकीदार ने वहां पर रोशनी देखी। क्योंकि वह घर खाली था, उसको शक हुआ कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। उसने दरवाज़ा खुला पाया और सामने वाले कमरे में, जिसमें सामान नहीं था, एक पुरुष की लाश देखी। उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और जेब में कई कार्ड थे जिन पर लिखा हुआ था एनोचे ड्रेबर, क्लीवलैंड, ओहायो, अमेरिका। वहाँ कोई डाका पड़ा नजर नहीं आ रहा था और ना ही इस बात का कोई सबूत है कि उस व्यक्ति की मौत कैसे हुई। कमरे में खून के निशान हैं, पर लाश पर कोई जख्म नहीं है। हमें समझ नहीं आ रहा कि वे लाश इस खाली घर में कैसे आई, बल्कि ये पूरा मामला ही पेचीदा है। अगर 12 बजे से पहले किसी भी समय तुम वहाँ पहुँचोगे तो मैं वहाँ मिलूँगा। मैंने सब कुछ ज्यों का त्यों छोड़ रखा है जब तक कि तुमसे कोई खबर नहीं मिलती। अगर तुम नहीं आ सकते तो मैं तुमको पूरी जानकारी दे दूँगा, और अगर तुम मुझे अपनी राय दोगे तो उसे मैं बड़ी मेहरबानी समझूंगा। तुम्हारा ग्रेगसन। स्कॉटलैंड यार्डों में ग्रेगसन सबसे स्मार्ट है, मेरे मित्र ने टिप्पणी की। निकम्मे लोगों में वे और लेस्ट्रेड सबसे अच्छे हैं। दोनों ही चुस्त और फुर्तीले हैं, पर उनके तरीके चौंकाने की हद तक पुराने हैं। वे एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंकते रहते हैं, 2 सुंदर लड़कियों की तरह आपस में ईर्ष्या करते हैं। अगर वे दोनों इस मामले की छानबीन करने लगें तो इस मामले में मज़ा आ जाएगा। उसके बात करने के शांत भाव से मैं भौचक्का था। अब एक क्षण की भी देर नहीं होनी चाहिए। क्या तुम्हारे लिए टैक्सी का प्रबंध करूं? मुझे पक्का नहीं मालूम मैं जाऊंगा या नहीं। मैं बेहद आलसी हूं। जब मुझे दौरा पड़ता है तो कभी कभी मैं काफ़ी फुर्तीला भी हो सकता हूं। क्यों? ये तो वही मौका है जिसका तुमको इंतज़ार था। माय डियर, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो मैं इस मामले की गुत्थी सुलझा भी लेता हूँ तो यकीन मानो ये लेस्ट्रेड ग्रेगसन और कंपनी इसका पूरा श्रेय अपनी जेब में रख लेगी। अनऑफिशियल व्यक्ति होने का यही नतीजा होता है। पर वो तो तुमसे मदद मांग रहा है। हाँ, वह जानता है मैं उससे ज़्यादा काबिल हूँ और ये बात मेरे सामने मानता भी है, पर किसी तीसरे के सामने ये बात मानने से पहले वे अपनी जीभ काट लेगा। फिर भी हमें एक बार जाकर देखना होगा। मैं इस मामले को अपने आप ही सुलझा दूंगा, और कुछ नहीं तो मैं उन पर हंस तो सकता हूँ। चलो आओ। उसने जल्दी से अपना ओवरकोट पहना और इधर उधर जल्दी जल्दी ऐसे काम करने लगा मानो उस पर फुर्ती का दौरा चढ़ गया हो। अपना हैट ले आओ, वह बोला। तुम चाहते हो कि मैं आऊं? हाँ, अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ और नहीं हो तो। 1 मिनट बाद हम दोनों हैंसन में बैठे तेजी से ब्रिक्सटन रोड की ओर चले जा रहे थे। वे एक बदली भरे कोहरे की सुबह थी और घरों के ऊपर एक मटमैले रंग की चादर सी पड़ी थी, मानो नीचे बिछी मटमैली सड़कों की परछाई पड़ रही हो। मेरा मित्र काफी प्रसन्नचित्त था। नंबर 3 लॉरिस्टन गार्डन मनहूस और भयावह सा दिखाई पड़ रहा था। सड़क से थोड़ा हटकर स्थित 4 घरों में वह एक था, जिनमें 2 घर भरे हुए थे और 2 खाली। इन घरों की 3 मंजिला खाली उदास सी खिड़कियों में कहीं कहीं किराए का बोर्ड लगा था, मानो धुंधले कांच पर मोतियाबिंद उभर आया हो। एक छोटे से बगीचे में बीमार पौधे बेतरतीबी से उगाए थे और वह इनमें से हर घर को सड़क से अलग कर रहा था। पीले से रंग की एक पगडंडी उसे काट रही थी, जो शायद मिट्टी और कंकड़ के मिश्रण से बनी थी। सारी रात होने वाली बरसात की वजह से पूरी जगह में किचकिच हो रही थी। बगीचे के चारों ओर करीब 1 मीटर की ईंटों की दीवार थी, जिसके ऊपर लकड़ी के फट्टे लगे हुए थे, और इस दीवार के सहारे पुलिस का एक कांस्टेबल खड़ा था, जिसको कुछ लोफर नुमा लोग घेरे खड़े थे। ये लोग गर्दन उचकाकर आंखों पर जोर देकर अंदर हो रही गतिविधियों की झलक पाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सोचा था कि शर्लॉक होम्स तुरंत ही घर के भीतर दौड़ा चला जाएगा और रहस्य की गहराई के अध्ययन में खो जाएगा, पर उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। निर्विकार भाव से वे पगडंडी पर चहलकदमी करता रहा और शून्य भाव से जमीन और आसमान के सामने
घरों और लोहे के बाड़ों की ओर देखता रहा। अपना निरीक्षण खत्म करने के बाद फिर धीरे धीरे पगडंडी पर, या यूं कहिए कि उसके किनारे उगी घास पर आंखें जमीन पर टिकाए पड़ने लगा। 2 बार वह रुका और एक बार मैंने उसको मुस्कुराते हुए देखा और संतोष प्रकट करते सुना। गीली मिट्टी पर अनेक पैरों के निशान थे, पर क्योंकि उस पर से पुलिस आ जा रही थी, मैं ये देख सकने में असमर्थ था कि मेरा मित्र उसमें से कुछ भी जानकारी प्राप्त करने की आशा कैसे कर सकता था। फिर भी उसकी भांपने की शक्ति के इतने ज्यादा अद्भुत प्रमाण मुझे मिल चुके थे कि मेरे मन में कोई संशय नहीं था कि जो मेरे लिए छिपा हुआ था वह सब उसको दिखलाई पड़ सकता था। घर के दरवाजे पर हाथ में नोटबुक लिए एक लंबा सफेद चेहरे और सुनहरे बालों वाला आदमी मिला, जिसने तपाक से आगे बढ़कर मेरे मित्र से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। बड़ी मेहरबानी जो आप यहाँ आए, वह बोला। मैंने सब कुछ अनछुआ और ज्यों का त्यों छोड़ दिया है। इसके अलावा मेरे मित्र ने पगडंडी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पर से भैंसों का झुंड गुजरने से भी ज्यादा गंदगी नहीं फैलती। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि तुमने अपने निष्कर्ष निकाल लिए हैं। ग्रेगसन ने आत्मसंतोष से अपने हाथ मले। मैं सोचता हूं कि हमने वह सब कर लिया है जो किया जाना चाहिए था, उसने उत्तर दिया। हालांकि ये एक विचित्र मामला है और ऐसी बातों में तुम्हारी रुचि मुझको मालूम थी। तुम यहाँ पर किराए की गाड़ी में तो नहीं आए थे? शर्लॉक होम्स ने पूछा। नहीं। और ना लेस्ट्रेड? नहीं। फिर चलकर कमरे को देखते हैं। इस निरर्थक टिप्पणी के बाद उसने कमरे में कदम रखा। ग्रेगसन उसके पीछे पीछे चेहरे पर विस्मय के भाव लिए आया। एक छोटा सा खाली और धूल भरा गलियारा उनको किचन और ऑफिस की ओर ले गया। 2 दरवाजे बाएं और दाएं खुलते थे। उनमें से एक जाहिर था कि कई हफ्तों से बंद था। दूसरा कमरा डाइनिंग रूम था, जहां ये रहस्यमयी घटना घटी थी। होम्स अंदर घुसा और मैं उसके पीछे पीछे भारी मन से चला, जैसे ही मृत्यु की मौजूदगी में महसूस होता है। वह एक बड़ा सा चौकोर कमरा था जो फर्नीचर की गैर मौजूदगी में और भी बड़ा लग रहा था। एक घटिया सा कागज दीवारों पर चिपका था, पर काई की वजह से वह जगह जगह से गला हुआ था और जगह जगह पर बड़ी बड़ी कतरनें अलग होकर लटक रही थी। दरवाजे के सामने दिखावटी सा फायरप्लेस था जो नकली सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से जड़ा था। इसके कोने में लाल रंग की मोमबत्ती का ठूंठ चिपका हुआ था। एकमात्र खिड़की इतनी गंदी थी कि उसमें से आ रही रोशनी इतनी धुंधली थी कि हर चीज़ मटमैली सी नजर आ रही थी। इस मटमैलेपन को धूल की वे मोटी परत और भी बढ़ा रही थी, जिसने पूरे अपार्टमेंट को ढक रखा था। ये सारी बातें मुझे बाद में नजर आई। फिलहाल तो मेरा सारा ध्यान केंद्रित था उस अकेले खामोश निश्चल जीव पर, जो खाली पथराई आंखें बदरंगी छत पर गड़ाए हुए लकड़ी के फर्श पर चित पड़ा था। ये शरीर एक ऐसे शख्स का था जो उम्र में लगभग 43 या 44 वर्ष का रहा होगा, जिसकी औसत कदकाठी, चौड़े कंधे, घने काले घुंघराले बाल और एक छोटी सी उगती दाढ़ी थी। वह एक भारी सा चौड़े कपड़े का फ्रॉकलेट और कुर्ती पहना था। उसकी पतलून हल्के रंग की और कॉलर और आस्तीन बिल्कुल साफ थे। उसके पास जमीन पर ठीक से झाड़ा गया टॉप हैट पड़ा था। उसकी मुट्ठियां भिजी हुई थी, उसके हाथ छाती पर पड़े थे और उसके पैर आपस में गुथे हुए थे, मानो मौत से उसकी लड़ाई काफ़ी तकलीफदेह थी। उसके शिथिल चेहरे पर डर के भाव थे और जैसा मुझको दिखाई पड़ा, ऐसी नफरत के जैसे मैंने पहले कभी किसी इंसान के चेहरे पर नहीं देखी थी। लेस्ट्रेड, जो हमेशा की तरह पतला और नेवला नुमा था, दरवाजे पर खड़ा था और उसने मेरा और मेरे मित्र का अभिवादन किया। ये केस हलचल पैदा कर देगा सर, उसने टिप्पणी की। आज तक मैंने जो भी केस देखे हैं, ये केस उन सब में सबसे ज़्यादा पेचीदा है। मैं कोई नौसिखिया नहीं हूँ। कोई भी सुराग नहीं है, ग्रेगसन ने कहा। कोई भी नहीं, लेस्ट्रेड चहका। शर्लॉक होम्स लाश के पास गया और घुटनों के बल बैठकर गौर से निरीक्षण किया। तुमको अच्छी तरह मालूम है कि कोई घाव नहीं है?
उसने चारों ओर लगे हुए खून के धब्बों की तरफ इशारा करते हुए कहा। बिल्कुल, दोनों जासूस जोर से बोल पड़े। फिर तो ये खून किसी दूसरे शख्स का है, शायद हत्यारे का। बोलते समय उसकी फुर्तीली उंगलियां इधर उधर चारों ओर चल रही थी, टटोलती, दबाती, खोलती, परीक्षण करती, जबकि उसकी आंखों में वे खोया खोया सा भाव था जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं। परीक्षण इतनी फुर्ती से किया गया कि कोई उस बारीकी का अंदाज नहीं लगा सकता था जिस बारीकी से इसे अंजाम दिया गया था। आखिरकार उसने मरे हुए व्यक्ति के होंठों को सूंघा और फिर उसके पेटेंट चमड़ों के बूटों के तलवे पर नजर डाली। इसको बिल्कुल भी हिलाया डुलाया नहीं गया है, उसने पूछा। बस उतना ही जितना हमारे परीक्षण के लिए जरूरी था। अब इसे शवगृह में ले जा सकते हो और जानने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। ग्रेगसन के पास एक स्ट्रेचर था और 4 आदमी थे। उसके बुलाने पर उन्होंने कमरे में प्रवेश किया और अजनबी को उठाकर बाहर ले गए। जब उन्होंने उसे उठाया, एक अंगूठी खनकती हुई नीचे गिरकर लुढ़कने लगी। लेस्टर ने उसको उठाया और अचरज से उसको देखने लगा। यहां पर एक औरत थी, वह चिल्लाया। ये एक औरत की शादी की अंगूठी है। बोलते हुए उसने वे अंगूठी हथेली पर रखकर आगे दिखाई। हम सब ने उसको घेर लिया और अंगूठी देखने लगे। इसमें कोई शक नहीं था कि सोने का वह सादा सा छल्ला कभी किसी दुल्हन की उंगली की शोभा था। नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं शेरलॉक होम्स की कहानियाँ। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि लंदन के ब्रिक्सटन स्ट्रीट पर एक खाली घर में एक लाश पाई गई है। लाश एक आदमी की है। शरीर पर कोई भी जख्म का निशान नहीं है, लेकिन लाश के पास खून बिखरा पड़ा है। शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन वहां तफ्तीश के लिए पहुंचते हैं। शेरलॉक बड़ी बारीकी से उस जगह का मुआयना करता है। होम्स के कहने पर जब पुलिस वाले उस लाश को उठाते हैं तो उसमें से एक अंगूठी गिरती है जो किसी औरत की है। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये रहस्यमय केस। बोलते हुए उसने वे अंगूठी हथेली पर रखकर आगे दिखाई। हम सब ने उसको घेर लिया और अंगूठी देखने लगे। इसमें कोई शक नहीं था कि सोने का वह सादा सा छल्ला कभी किसी दुल्हन की उंगली की शोभा था। ये तो मामले को और भी पेचीदा कर देता है। ये केस काफ़ी उलझा हुआ था, पर इस अंगूठी ने तो और भी उलझन में डाल दिया। ग्रेगसन ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि इससे केस सुलझाने में मदद नहीं मिलेगी? होम्स ने टिप्पणी की। अब इसको घूरते रहने से कुछ नहीं मिलेगा। इसकी जेबों में तुमको क्या मिला? वह सब कुछ हमने यहाँ पर रखा हुआ है। सबसे नीची सीढ़ी पर बेतरतीबी से फैली चीज़ों की ओर इशारा करते हुए ग्रेगसन ने कहा। लंदन के बोरोड की सोने की घड़ी, एक अल्बर्ट सोने की चेन, बहुत भारी और ठोस एक जड़ाऊ सोने की अंगूठी, एक सोने की पिन जिस पर बुलडॉग का सिर अंकित है और आंखों की जगह लाल मणियाँ जड़ी है, एक रूसी चमड़े का कार्ड केस जिसमें एनोच जे ट्रेबर के कार्ड है जो क्लीवलैंड का है और कपड़ों पर भी मिलते जुलते अक्षर छपे हैं। कोई पर्स तो नहीं, पर कुछ खुले सिक्के हैं, लगभग 7 पाउंड 13 की कीमत के। एक छोटी किताब है जिसके पहले पन्ने पर जोसेफ स्टेंजरसन का नाम है। 2 पत्र हैं, एक ईजे ड्रेबर के नाम और दूसरा जोसेफ स्ट्रेंजरसन के नाम। किस पते पर? अमेरिकन एक्सचेंज, स्ट्रैंड। ये दोनों गोवन स्टीमशिप कंपनी से हैं और लिवरपूल से नाव चलने के संदर्भ में है। ये साफ है कि ये बदनसीब आदमी वापस न्यूयॉर्क जाने वाला था। क्या तुमने स्ट्रेंजरसन नाम के व्यक्ति के बारे में खोजबीन की है? मैंने फौरन की थी सर, ग्रेगसन ने कहा। मैंने सभी अखबारों में विज्ञापन भेज दिए हैं और मेरा एक आदमी अमेरिकन एक्सचेंज गया है, पर वह अभी तक लौटा नहीं है। क्या तुमने क्लीवलैंड भेजा है? हमने इसी सुबह तार भेजा था। अपनी पूछताछ आपने किन शब्दों में की? हमने सिर्फ हालातों का ब्यौरा दिया था और कहा था कि हमें मदद देने वाली किसी भी जानकारी के हम आभारी होंगे।
तुमने ऐसी किसी भी बात की जानकारी नहीं मांगी जो तुम्हें अहम लगती थी? मैंने स्टेंजरसन के बारे में पूछा। और कुछ नहीं? क्या ऐसा कुछ नहीं है जिस पर केस आधारित नजर आता है? क्या तुम फिर से तार नहीं भेजोगे? मुझे जो कुछ भी कहना है वह मैंने कह दिया, ग्रेगसन ने चोट खाई आवाज में कहा। शेरलॉक होम्स मन ही मन हंसा। ऐसा लगा मानो वे कोई टिप्पणी करेगा कि तभी गर्व से हाथ मलता हुआ आत्मसंतुष्टि का भाव लिए लेस्ट्रेड घटना स्थल पर पहुंचा, जो उस वक्त आगे वाले कमरे में था जब हम हॉल में बातचीत कर रहे थे। मिस्टर ग्रेगसन, मैंने एक बड़ी महत्वपूर्ण खोज की है। अगर मैंने दीवारों का गौर से परीक्षण नहीं किया होता तो ये नज़रअंदाज हो गई होती। बोलते वक्त उस छोटे से आदमी की आंखें चमक रही थी और साफ तौर पर वह अपने सहयोगी से एक हाथ आगे निकल जाने की खुशी को दबा रहा था। इधर आओ, इसको देखो, विजयी भाव से उसने कहा। मैं बता चुका हूं कि दीवार का कागज टुकड़ों टुकड़ों में कटकर गिर चुका था। कमरे के इस वाले कोने में एक बड़ा सा टुकड़ा टूट चुका था, जिससे बदरंग प्लास्टर का पीला चौकोर भाग झांक रहा था। इस खाली जगह पर खूनी रंग से एक शब्द लिखा था, रेशे। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? अपनी कलाकृति की नुमाइश करके किसी चित्रकार जैसे अंदाज में जासूस लेस्ट्रेड ने कहा। इसको इसलिए नज़रअंदाज किया गया क्योंकि ये कमरे के सबसे अंधेरे कोने में था और किसी ने सोचा भी नहीं कि वहां देखा जाए। हत्यारे या हत्यारे ने इसे अपने खून से लिखा है। ये थप्पा देखो, जहां से ये दीवार से टपका था। इससे वैसे भी आत्महत्या की बात खत्म हो जाती है। लिखने के लिए यही कोना क्यों चुना गया? मैं बताता हूँ। मेंटल पीस पर ये मोमबत्ती देख रहे हो? ये उस वक्त जल रही थी, और अगर ये जल रही थी तो इस कोने में अंधेरे की जगह सबसे ज्यादा रोशनी होगी। और जब तुमने इसे ढूंढ ही लिया है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? ग्रेगसन ने तिरस्कार से पूछा। मतलब? क्यों? इसका मतलब है कि लिखने वाला रेशेल नाम की महिला का नाम लिखने वाला था, पर पूरा करने से पहले ही कोई विघ्न पड़ गया। मेरे शब्द याद रखना, जब ये मामला सुलझ जाएगा तब पता चलेगा कि रेशेल नाम की किसी महिला का इससे संबंध था। आप हंस रहे हैं तो ठीक है मिस्टर शेरलॉक होम्स, आप बहुत स्मार्ट और होशियार हो सकते हैं, पर सबके कहने करने के बाद ये बूढ़ा ही सबसे अच्छा साबित होता है। मैं सच में तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरे अचानक हंस पड़ने से उस छोटे से आदमी के गुस्से को हवा मिल गई थी। ये बात खोज निकालने का श्रेय हम सब में तुम ही को जाता है, और जैसा तुम कह रहे हो ये भी साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये पिछली रात के रहस्य में शामिल दूसरे व्यक्ति ने लिखा है। इस कमरे का जायजा लेने का मुझे अभी वक्त नहीं मिला है, पर तुम्हारी अनुमति से मैं अब ऐसा कर लेता हूँ। बोलते बोलते उसने अपनी जेब से एक नापने का फीता और बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला। इन दोनों औजारों के साथ वे चुपचाप चहलकदमी करने लगा। कभी रुकता, कभी घुटनों के बल बैठता और एक बार मुंह के बल लेट गया। अपने काम में वे इतना मशगूल था कि जान पड़ रहा था कि वे हमारी उपस्थिति भूल चुका है, क्योंकि पूरा समय वे अपने में बुदबुदाता रहा। कभी उत्तेजना से चिल्ला पड़ता, कभी कराहता, कभी सीटी बजाता, कभी उम्मीद और प्रोत्साहन दर्शाती आवाज़ें निकालता। उसको देखते हुए मुझे अकस्मात ही अच्छी नस्ल और प्रशिक्षण प्राप्त कुत्ते की याद आ गई, जो किकियाता हुआ अपनी झाड़ी में आगे से पीछे दौड़ता हुआ किसी खोई हुई गंध की खोज का प्रयत्न करता है। 20 मिनट या उससे ज़्यादा समय तक वह छानबीन करता रहा, बड़े ही ध्यानपूर्वक उन निशानों के बीच की दूरी तय करता हुआ जो मेरे लिए बिल्कुल अदृश्य थे। वे कभी कभी दीवारों पर भी अपना फीता लगाकर नापता था, जो कि मेरी समझ से परे था। एक जगह उसने बहुत ध्यान से ज़मीन पर से भूरी मिट्टी का छोटा सा ढेर उठाकर एक लिफाफे में बंद कर लिया। आखिर में उसने अपने शीशे से दीवार पर लिखे शब्दों को गौर से देखा और हर अक्षर को बेहद बारीकी से जांचा। ऐसा करके वे संतुष्ट दिखाई पड़ा, क्योंकि उसने फीता और शीशा अपनी जेब में रख लिया। कहते हैं जीनियसों में कठिनाई फैलाने की अद्भुत क्षमता होती है। मुस्कुराते हुए उसने टिप्पणी की, ये एक बेकार परिभाषा है, पर जासूसी के काम पर लागू होती है। ग्रेगसन और लेस्ट्रेड ने अपने सहयोगी के कारनामों को कुछ कुछ कौतूहल और कुछ तिरस्कार से देखा था। शेरलॉक होम्स की हर क्रिया
किसी निश्चित लक्ष्य की ओर इशारा करती थी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं सर? उन दोनों ने पूछा। अगर मैं तुम लोगों की मदद के लिए सोचूं तो इसका मतलब होगा कि मैं तुम दोनों से केस का श्रेय छीन रहा हूं। तुम लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हो कि किसी का भी इसमें दखल देना गलत होगा। बोलते समय उसकी आवाज में व्यंग्य छिपा हुआ था। इस बीच मैं उस कांस्टेबल से बात करना चाहूंगा जिसे ये लाश मिली थी। क्या तुम उसका नाम और पता दे सकते हो? लेस्ट्रेड ने अपनी नोटबुक पर निगाह डाली। जॉन रेंस। इस समय वे ड्यूटी पर नहीं है। होम्स ने उसका पता लिखा। चलो डॉक्टर, वह बोला, हम जाकर उससे मिलते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जिससे इस केस में तुमको मदद मिलेगी। जासूसों की तरफ मुड़कर वह बोला, यहाँ पर हत्या हुई है और हत्यारा एक आदमी था। वे करीब 2 मीटर से ज़्यादा लंबा युवक था। अपनी लंबाई के अनुपात से छोटे पैरों वाला, चौकोर पंजों वाले घटिया बूट पहनने वाला और ट्रिश्नोपोली सिगार पीता था। वे 4 पहियों वाली गाड़ी में अपने शिकार के साथ यहाँ आया था, जिसको एक घोड़ा खींच रहा था, जिसकी 3 नालें पुरानी थी और पिछले खुर की एक नाल नई थी। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, हत्यारे का चेहरा लाल था और उसके दाएं हाथ की उंगलियों के नाखून बेहद लंबे थे। ये कुछ संभावनाएं ही हैं, पर इनसे तुमको मदद मिल सकती है। लेस्ट्रेड और ग्रेगसन ने एक दूसरे की ओर अविश्वास भरी मुस्कुराहट से देखा। अगर इस आदमी की हत्या हुई है तो कैसे हुई है? पहले ने पूछा। जहर, शेरलॉक होम्स ने रुखाई से कहा और चला गया। दरवाजे पर रुककर मुड़ते हुए उसने कहा, एक और बात लेस्ट्रेड, रेशे का जर्मन में अर्थ है बदला, इसलिए किसी मिस रेशेल की तलाश में अपना वक्त बर्बाद मत करना। इस झंझनाते तीर के बाद वह अपने दोनों प्रतिद्वंदियों को ठगा सा छोड़कर चला गया। उसके बाद हम जॉन रेंस के घर की तरफ चले। वो कांस्टेबल जो उस रात ड्यूटी पर था। पूछताछ करने पर हमने पाया कि कांस्टेबल बिस्तर में था और हमें आगे के कमरे में बिठा दिया गया कि हम उसका इंतज़ार कर सकें। कुछ समय बाद वह आया और नींद से जगाए जाने के कारण थोड़ा चिढ़ा हुआ था। मैंने ऑफिस में अपनी रिपोर्ट दे दी थी, वह बोला। होम्स ने अपनी जेब से एक पाउंड निकाला और उससे खेलने लगा। हमने सोचा कि हम तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाहेंगे, वह बोला। जो कुछ भी मैं बता सकता हूँ वह बताने में मुझे बड़ी खुशी होगी, कांस्टेबल ने जवाब दिया। उसकी आंखें सुनहरी सिक्के पर टिकी थी। जो कुछ भी हुआ वह हम तुम्हारे ढंग से सुनना चाहते हैं। मैं सब कुछ शुरू से बताता हूँ। मेरा वक्त रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक है। 11 बजे व्हाइट हार्ट में लड़ाई हुई, पर उसके अलावा गश्त के दौरान सब शांत था। थोड़ी देर बाद, शायद 2 बजे या उसके बाद, मैंने सोचा कि ब्रिक्सटन रोड पर जाकर देखूं कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। वहाँ काफ़ी गंदगी थी और सन्नाटा भी। मुझे पूरी रात भर कोई नहीं मिला, हालांकि 1 या 2 कैब ज़रूर मिली थी। मैं ऐसे ही टहल रहा था, मन में सोचते हुए कि इस समय गर्म जिन मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तभी अचानक इस घर की खिड़की से कुछ रोशनी सी मुझे दिखाई पड़ी। मैं जानता था कि लॉरेस्टन गार्डन के ये 2 घर खाली पड़े थे, जिसका कारण था उन घरों का मालिक जो नालियां साफ नहीं कराता था, और इनमें से एक घर में रहने वाला किराएदार टाइफाइड बुखार से मर गया था। इसलिए मैं वे रोशनी देखकर सन्नाटे में आ गया और मुझे शक हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ है। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा, तुम रुके और बगीचे के गेट तक वापस गए, मेरे मित्र ने टोका। ऐसा तुमने क्यों किया? रेंस पूरी तरह हड़बड़ा गया और भौचक्का होकर शेरलॉक होम्स से कहने लगा, ये सच है सर, परंतु आपको कैसे मालूम पड़ा? दरअसल जब मैं दरवाजे तक आया, यहाँ इतना सन्नाटा था कि मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि मेरे साथ कोई हो। मुझे कब्र के ऊपर जिंदा किसी भी आदमी से डर नहीं लगता, पर मैंने सोचा कि वह तो टाइफाइड से मरा था, कहीं उन नालियों को देखने तो नहीं चला आया जिनकी वजह से वह मरा था। इस विचार से मैं डर गया और मैं ये देखने वापस गेट तक गया कि मुझे मर्चर की लाइट दिखाई दे जाए, पर वहाँ ना उसका निशान था ना किसी और का। सड़क पर कोई भी नहीं था, कोई जीवित आदमी नहीं था, एक कुत्ता तक नहीं। फिर मैंने अपने को संभाला और वापस जाकर धक्के से दरवाज़ा खोला। अंदर सब शांत था, इसलिए मैं उस कमरे में गया जहाँ रोशनी जल रही थी। मेंटल पीस पर एक लाल मोमबत्ती टिमटिमा रही थी।
वहाँ रोशनी आ रही थी और उस रोशनी में मैंने देखा। हाँ, तुमने जो कुछ भी देखा वह सब मुझे मालूम है। तुमने कई बार कमरे के चक्कर लगाए, फिर तुम लाश के पास घुटनों के बल बैठ गए और फिर तुमने जाकर किचन का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और फिर। भयभीत चेहरा और आंखों में शक लिए जॉन रेस झटके से खड़ा हो गया। तुम कहाँ पर छिपे हुए थे? तुमने ये सब देख लिया? वह चिल्लाया। मुझे लगता है तुमको जितना मालूम होना चाहिए था तुम मुझसे कहीं ज्यादा जानते हो। होम्स हंसा और कांस्टेबल की मेज पर अपना कार्ड फेंका। हत्या के लिए कहीं मुझे जेल मत भिजवा देना। मैं तो खोजी कुत्तों में से एक हूँ, भेड़िया नहीं हूँ। मिस्टर ग्रेगसन या लेस्ट्रेड इस बात का जवाब देंगे। आगे बोलो, फिर तुमने क्या किया? रेंस फिर से अपनी सीट पर बैठ गया, पर उसके चेहरे पर वे भौचक्का भाव बरकरार रहा। मैं वापस गेट तक गया और सीटी बजाई। इससे मर्चर और दो अन्य लोग मौके पर आ गए। क्या उस वक्त सड़क खाली थी? खाली तो थी। अब प्रश्न उठता है कि वहां कोई काम का आदमी था या नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? कांस्टेबल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने जीवन में कई शराबी देखे हैं, पर इतनी बुरी तरह धुत आज तक किसी को नहीं देखा। जब मैं बाहर आया वो गेट पर था, रेलिंग पर लेटा हुआ था और फेफड़े फाड़ने की आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से गाना गा रहा था। वह तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, मदद करना तो दूर की बात है। वह किस तरह का आदमी था? शेरलॉक होम्स ने पूछा। इस पूछताछ से जॉन स्ट्रेंज कुछ खिसियाया सा लगा। वह एक अजीब तरह का शराबी लग रहा था। अगर हम इतने उलझे नहीं होते तो वह अपने को हवालात में पाता। उसका चेहरा, उसके कपड़े पर क्या तुमने गौर किया? होम्स ने बेचैन होते हुए पूछा। मैं समझता हूँ मैंने उस पर गौर ज़रूर किया था, क्योंकि मैंने उसको सहारा देकर उठाया था। मर्चर और मैंने। वह एक लंबा आदमी था, लाल चेहरा लिए, निचला हिस्सा गोल था। इतना काफ़ी है। उसका क्या हुआ? हमारे पास उसकी देखभाल करने के अलावा भी बहुत सारे काम थे। मुझे यकीन है वह ठीक ठाक अपने घर पहुंच गया होगा। उसने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे? एक भूरा ओवरकोट। क्या उसके हाथ में चाबुक था? चाबुक? नहीं। वे उसे कहीं छोड़ आया होगा। मेरा मित्र बुदबुदाया। उसके बाद तुमने ना कोई घोड़ा गाड़ी देखी ना सुनी? नहीं। ये तुम्हारे लिए आधा पाउंड। मेरे मित्र ने अपना हैट उठाकर खड़े होते हुए कहा। मुझे डर है रेंस कि तुम पुलिस बल में ज़्यादा ऊंचे नहीं उठोगे। ये तुम्हारा सिर शरीर की शोभा बढ़ाने के साथ साथ सोचने के काम भी आना चाहिए। कल रात तुम सार्जेंट के पद पर तरक्की पा सकते थे। जिस आदमी को तुमने बाहों में थामा था उसी के हाथों में इस रहस्य की गुत्थी है और हम उसी आदमी को ढूंढ रहे हैं। इस बारे में बहस करने से अब कोई फ़ायदा नहीं। मैं कह रहा हूँ ऐसा ही है। चलो डॉक्टर। हम एक साथ कैब की ओर चले और अपने मुखबिर को अविश्वस्त और बेचैन सा छोड़ गए। बेवकूफ़ आदमी, होम्स ने कड़वाहट से कहा। जब हम अपने कमरों में वापस जा रहे थे तो वह बोला, ज़रा सोचो, उसके हाथ में कैसा मौका था, पर उसने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। मैं अब भी अंधेरे में हूँ। ये सच है कि इस आदमी का हुलिया तुम्हारे द्वारा खींचे गए हुलिये से एकदम मिलता जुलता था, पर एक बार जाने के बाद उसको वहाँ पर दोबारा क्यों आना पड़ा? ये तो अपराधी का तरीका नहीं है। अंगूठी, अरे अंगूठी, वह अंगूठी के लिए ही वापस आया था। अगर हमारे पास उसको पकड़ने का कोई और तरीका नहीं होगा तो हम उसके सामने अंगूठी का चुग्गा डाल सकते हैं। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। डॉक्टर, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मैं उसे ढूंढ लूँगा। मुझे तुमको शुक्रिया कहना चाहिए। अगर तुम नहीं होते तो मैं नहीं जाता। कैब पर पीछे पसरते हुए एक खोजी कुत्ता चिड़िया की तरह गाता रहा, जबकि मैं इंसानी दिमाग के बहुमुखी आयामों के बारे में सोचता रहा। सवेरे की हमारी गतिविधियां मेरी कमज़ोर तबीयत के लिए कुछ ज़्यादा ही कष्टप्रद साबित हुई और दोपहर होते होते मैं पस्त हो चुका था। मैंने इसके बारे में जितना सोचा उतना ही असाधारण मुझे अपने मित्र का तर्क लगा था कि इस आदमी को जहर दिया गया है। मुझे याद आया कि कैसे उसने उसके होंठ सूंघे थे और इसके बारे में कोई शक नहीं था कि उसने उसमें कुछ ऐसा अनुभव किया था जिससे ये ख्याल उपजा होगा। फिर अगर ये जहर नहीं था तो उस आदमी की मृत्यु का कारण क्या हो सकता था? क्योंकि ना तो चोट के निशान थे, ना गला घोटे जाने के।
पर दूसरी ओर वे किसका खून था जो इतना गाढ़ा होकर जमीन पर फैला था। संघर्ष का कोई निशान नहीं था, ना ही मृत आदमी के पास कोई हथियार ही था जिसे वे अपने दुश्मन को मार सकता। जब तक ये प्रश्न अबूझे रहते, मुझको लगा कि नींद आना कोई आसान काम नहीं, ना होम्स के लिए ना ही मेरे लिए। उसका शांत आत्मविश्वास से भरा रवैया मुझे आश्वस्त कर रहा था कि उसने कोई धारणा बना ली है जिससे सारी बातें साफ हो जाती हैं। हालांकि वे धारणा क्या थी, ये समझ से बाहर था। वापस आने में उसे बहुत देर हो गई, इतनी देर कि मैं समझ गया कि इतना वक्त उसे कॉन्सर्ट में नहीं लग सकता था। उसके आने से पहले ही डिनर टेबल पर लग चुका था, बहुत आलीशान था। उसने अपनी सीट पर बैठते हुए कहा, क्या तुम्हें याद है डार्विन संगीत के बारे में क्या कहता था? वह दावा करता है कि संगीत को उत्पन्न करने और उसकी तारीफ करने की क्षमता इंसान में वाणी से पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी। शायद इसीलिए हम संगीत से इतना प्रभावित होते हैं। हमारी आत्माओं में इन धुंध भरी शताब्दियों की धुंधली सी यादें हैं जब वे संसार अपने शिशुकाल में था। ये तो बड़ा विस्तृत ख्याल है, मैंने टिप्पणी की। अगर हम प्रकृति को समझना चाहते हैं तो हमारे विचार प्रकृति की तरह विस्तृत होने चाहिए। क्या मामला है? तुम कुछ अनमने लग रहे हो। ब्रिक्सटन रोड मामले से तुम परेशान हो गए हो। सच कहूँ तो ऐसा ही है। अफगान के अपने अनुभवों के बाद मुझे मजबूत होना चाहिए था। मैंने मेवाड़ में अपने साथियों को टुकड़े टुकड़े काटे जाते देखा है। मैं समझ सकता हूँ। इसके बारे में कोई रहस्य ज़रूर है जो मन को झकझोर देता है। जब कोई कल्पना नहीं होती तो भय भी नहीं होता। क्या तुमने शाम का अखबार देखा? नहीं। उसमें पूरे माजरे का काफ़ी अच्छा वर्णन है। उसमें ये बात नहीं बताई गई कि जब उस आदमी को उठाया गया तो एक स्त्री की शादी की अंगूठी ज़मीन पर गिरी थी। अच्छा ही हुआ इस बात का जिक्र नहीं था। क्यों? इस विज्ञापन को देखो। इस घटना के तुरंत बाद मैंने एक ऐसा विज्ञापन आज सुबह हर अखबार में भिजवाया है। उसने अखबार मेरी ओर फेंका और मैंने उस पर नज़र डाली जहां उसने इशारा किया था। फाउंड वाली पंक्ति में ये पहली घोषणा थी। ब्रिक्सटन रोड में आज सुबह एक सादी सोने की अंगूठी वाइट हॉट रेवरन सड़क पर पाई गई है। डॉक्टर वॉटसन 221 बी बेकर स्ट्रीट से संपर्क करें आज शाम 8 और 9 बजे के बीच। तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर मैंने अपना नाम लिखा होता तो इनमें से कुछ बेवकूफ़ों ने पहचान लिया होता कि फिर वे लोग इस मामले में टांग अड़ाते। वह सब ठीक है, पर यदि कोई इस विज्ञापन का जवाब देता है तो मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है। है कैसे नहीं? बिल्कुल है तुम्हारे पास। उसने मुझको एक अंगूठी देते हुए कहा, यह बिल्कुल ठीक रहेगी। ये बिल्कुल उसी जैसी अंगूठी है। और तुम क्या सोचती हो कि इस विज्ञापन का जवाब कौन देगा? क्यों? भूरे कोट वाला आदमी, हमारा लाल चेहरे वाला दोस्त जिसके चौकोर पंजे हैं। अगर वह अपने आप नहीं आता तो वह अपने किसी साथी को भेजेगा। क्या उसका ऐसा करना खतरनाक नहीं लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये आदमी अंगूठी खोने से अच्छा और कुछ भी खो देने का जोखिम उठाएगा। मेरे ख्याल से इसने ये तब खोया था जब वह ड्राइवर की लाश पर झुका हुआ था और तब इसे पता नहीं चला था। घर से जाने के बाद इसको समझ में आया और ये जल्दी से वापस आया। पर आने के बाद उसने देखा कि पुलिस पहले से ही पहुंची हुई है, क्योंकि इसने मोमबत्ती जलती रहने देने की गलती कर दी थी। फिर उसे शराबी होने का नाटक करना पड़ा जिससे गेट पर उसकी मौजूदगी से किसी तरह का शक पैदा ना हो। अब अपने को उस आदमी की जगह रखकर देखो। इस मामले पर फिर से गौर करने पर उसको ऐसा लगा होगा कि हो सकता है उससे अंगूठी सड़क पर कहीं गिर गई हो। फिर वे क्या करता? वे शाम के अखबारों को उत्सुकता से पढ़ता, इस उम्मीद में कि कहीं फाउंड वाली जगह में उसका जिक्र हो। उसकी आंखें बेशक इस पर पड़ती, वे फूला नहीं समाता। उसे इसमें कोई साजिश क्यों नजर आती? उसकी नज़र में कोई ऐसा कारण नहीं होता कि इस अंगूठी का पाया जाना किसी भी तरह हत्या से ताल्लुक़ रखता होगा। वह ज़रूर आता, वह ज़रूर आएगा। 1 घंटे के अंदर तुम उसको देख लोगे। और फिर? और उससे निपटने के लिए मैं काफ़ी हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? मेरे पास मेरी पुरानी सर्विस रिवॉल्वर है और कुछ कारतूस है। तुम उसको साफ करके लोड कर लो। वह बौखलाया हुआ होगा और हालांकि मैं अचानक उस पर हावी हो जाऊंगा,
बेहतर यही होगा कि हम पूरी तरह सतर्क रहें और हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें। मैं अपने बेडरूम में गया और उसकी सलाह पर अमल किया। जब मैं पिस्तौल लेकर लौटा, मेज साफ हो चुकी थी और होम्स अपना समय वायलिन बजाकर बिता रहा था। थोड़ी देर बाद सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट आती है। एक बूढ़ी महिला हॉल में प्रवेश करती है। शेरलॉक उसे देखकर काफी निराश होता है। बूढ़ी महिला बताती है कि वे अंगूठी उसकी बेटी की है। शेरलॉक होम्स उसे वे अंगूठी दे देता है और जिस टैक्सी में वे वापस जाती है उसका पीछा करता है। लेकिन जब वो टैक्सी अपने गंतव्य पर पहुंची तो टैक्सी में कोई भी नहीं था। इससे होम्स खिन्न मन से घर वापस आ जाता है। घर आकर उसने बताया कि वो कोई बूढ़ी महिला नहीं थी, बल्कि कोई पुरुष बूढ़ी महिला का वेश बदल कर आया था। अगले दिन लेस्ट्रेड ये खबर लेकर आता है कि जे ड्राइवर के सेक्रेटरी स्ट्रेंजरसन का भी कत्ल हो गया है, एक होटल के कमरे में, और कातिल का हुलिया भी जे ड्राइवर के कातिल से ही मिलता जुलता है। लाश के पास से दवा की शीशी बरामद की जाती है। होम्स वो शीशी देखकर पुष्टि करता है कि इसी जहर से दोनों कत्ल हुए हैं। फिर वो गली के कुछ गरीब आवारा बच्चों को बुलाकर उनके कान में कुछ कहता है, उन्हें पैसे देता है और वापस कमरे में आकर वायलिन बजाने लग जाता है। काफी देर बाद एक लड़का आकर खबर करता है कि टैक्सी आ गई है। होम्स उसे कहता है कि ड्राइवर को सामान उठवाने के लिए बुलाए। जैसे ही ड्राइवर ऊपर आता है, होम्स उसे सामान उठाने के लिए कहता है। ड्राइवर अनमने ढंग से सामान उठाने लगता है और होम्स उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है। लेस्ट्रेड और डॉक्टर वॉटसन भौचक्के रह जाते हैं। कुछ हाथापाई के बाद ड्राइवर हथियार डाल देता है और शांत होकर बैठ जाता है। होम्स उसे जेफरसन के नाम से संबोधित करता है। फिर जेफरसन अपनी कहानी सुनाता है। लूसी फेरियर, जॉन फेरियर और जेफरसन की कहानी। लूसी एक खूबसूरत 17 साल की लड़की थी। उसके पिता जॉन फेरियर एक ईसाई थे। बचपन में उसकी और उसके पिता की जान मॉम्बेन कबीले के लोगों ने बचाई थी। उन्होंने उसे ज़मीन और रहने की जगह भी दी थी, लेकिन बदले में वे चाहते थे कि जॉन फेरियर उनके धर्म को स्वीकार कर ले, जिसे जॉन फेरियर ने मान लिया। लेकिन वे मॉम्बेन कबीले की बहुपत्नी प्रथा के खिलाफ था। इसीलिए जब लूसी बड़ी हुई और लूसी और जेफरसन एक दूसरे को पसंद करने लगे, जेफरसन ईसाई था, ये बात जॉन को अच्छी लगी। जॉन लूसी को इस कबीले से दूर भेजना चाहता था। जेफरसन लूसी को बहुत चाहता था, लेकिन ये बात कबीले के लोगों को नापसंद गुजरी और वे चाहते थे कि लूसी कबीले में किसी पुरुष की पत्नी बनना स्वीकार करे। जे ड्राइवर और स्ट्रेंजरसन ने लूसी और उसके पिता को पीड़ित करना शुरू कर दिया। जे ड्राइवर, जिसकी पहले से ही 4 पत्नियां थी, और स्ट्रेंजरसन की 7 पत्नियां थी, वे चाहते थे कि लूसी उनकी पत्नी बनना स्वीकार करे। फिर एक दिन जेफरसन लूसी और उसके पिता को लेकर वहां से भाग गया, लेकिन 3 दिन बाद कबीले के लोगों ने इन्हें जंगल के रास्ते ढूंढ निकाला और स्ट्रेंजरसन ने जॉन फेरियर को मार दिया। जे ड्राइवर ने लूसी से शादी कर ली। जेफरसन गुस्से से पागल हो गया। शादी के 1 महीने बाद लूसी ने भी दम तोड़ दिया, क्योंकि उसे ये जिंदगी नामंजूर थी। लूसी की मौत ने जेफरसन के अंदर गुस्से की ज्वाला को भड़का दिया। जहां लूसी की लाश रखी थी, जेफरसन ने वहां जाकर उसके हाथ से शादी की अंगूठी निकाल ली और कहा कि ये इस अंगूठी के साथ नहीं दफनाई जाएगी। फिर उसने स्ट्रेंजरसन और ड्राइवर को मारने की सौगंध खा ली। स्ट्रेंजरसन और ड्राइवर ने वो कबीला छोड़ दिया और यूरोप आ गए। जेफरसन 10 साल तक उनका पीछा करता रहा और आखिर एक दिन वे उसे लंदन में मिले। जेफरसन ने लंदन में टैक्सी चलाने का काम शुरू कर दिया और एक दिन जे ड्राइवर नशे में धुत
उसी की टैक्सी में बैठ गया। वो उसे ब्रिक्सटन स्ट्रीट के खाली पड़े मकान में ले गया और सब कुछ बताने के बाद उसे वे जहर की गोली खाने को कहा। जेफरसन इतना खुश और उत्तेजित था कि उसके नाक से खून बह निकला और कमरे में फैल गया। इसलिए पुलिस को तफ्तीश के दौरान लाश के पास खून मिला था। फिर वहां से वे स्ट्रेंजरसन के होटल गया और उसे भी वैसे ही जहर दे दिया। होटल के कमरे की पिछली खिड़की से नीचे उतरते हुए उसे एक चश्मदीद ने देख लिया था। अब सवाल ये था कि होम्स को जेफरसन के बारे में कैसे पता चला। तो होम्स ने जे ट्रेवर के पिछले स्थायी निवास, जो कि क्लीवलैंड अमेरिका का था, पता लगाया और वहाँ के पुलिस स्टेशन में तार भेजकर उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछा। वहाँ से उसे पता चला कि जे ट्रेवर और स्ट्रेंजरसन ने क्लीवलैंड पुलिस स्टेशन में जेफरसन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी। जेफरसन को लंदन पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन मुकदमे से एक दिन पहले उसकी मौत हो गई। उसे दिल की बीमारी थी और वो ये बात जानता था, लेकिन उसने हमेशा भगवान से यही प्रार्थना की कि उसका बदला पूरा होने तक उसे जीवित रखे। मरते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, किसी से मिलने की खुशी थी।